ओके जी। सो आपने जाना है लैब के पार्ट में प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के अंदर जो हमारी लैब यहाँ पर मौजूद है, सर यहाँ पर बुक का डिस्प्ले आ रहा है सर। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, न्यू स्क्रीन, वेयर इज, ठीक है। तो इस लैब के पार्ट में अगर आप देखें तो ये एनिमल क्लास और पैरेट और ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग की। आज आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो इस टॉपिक करनी है जिसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है वो आप लोगों में थोड़ा सा वीक है, तो लैब का पार्ट जो लैब 12 है, लैब 12 को थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे ताकि वो पार्ट आपका लैब का कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद जो है आप लैब जो इनहेरिटेंस वाली है उसको हम करेंगे। तो एक एक प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ इसके अंदर। पहले आपने जो प्रोग्राम इसके अंदर मौजूद है उसको समझना है, उसको बनाना है, और फिर उसके बाद जो है एक प्रोग्राम अपनी तरफ से अपनी चॉइस का बनाना है। ठीक है, दो मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ हर लैब के। तो पहले हम ओवरलोडिंग को ओपन करते हैं। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर आप मेथड बनाते हैं और मेथड जो है वो एक ही लेवल पे एक ही क्लास में मल्टीपल मेथड सेम नेम के बनाएं तो वो होते हैं ओवरलोडिंग। तो ये हमारा पास टॉपिक है, कंटिन्यूटी चल रही है टॉपिक्स की। जैसे हमने क्लासेस का कंसेप्ट है, क्लासेस, ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस, ये तीनों टॉपिक मिला के एक ही टॉपिक बनता है जिसमें हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग फंक्शंस की आपके पास आज रिविजिट हो जाएंगे और उसकी लैब करेंगे आप। यहाँ कुछ क्लासेस हैं, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ तो आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और कुछ मैं आज जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप बना सकें। तो जैसे हमने बताया था कि आपके पास क्लास थी बेस क्लास, जिसके अंदर शेप क्लास बनाई थी हमने, और शेप क्लास के अंदर वही जेनरिक मेथड है, विड्थ और हाइट, सेट विड्थ और हाइट, सेट हाइट जो है वो गेटर सेटर है इसके, ये सेटर है, और गेटर के लिए हमने गेट एरिया फंक्शन बनाया है। फिर आपकी दूसरी क्लास आ जाती है, और ये क्लास यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आप डेफिनेशन देते हैं। चलिए, मैं जब हैश इंक्लूड एच है मतलब हेडर फाइल अलग से बनाना चाहें तो आप अलग से बना सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको जो शेयर स्क्रीन है वो करा देता हूँ डेस्कटॉप की, ताकि डेस्कटॉप में जब भी यूज़ करूँ तो आपको नज़र आ जाए। अगर मैं डैव ओपन करूँ तो आपको डैव नज़र आएगा, लेकिन ये डैव के अंदर अगर मैं फाइल में जाके न्यू और न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ, और न्यू प्रोजेक्ट का मैं नाम रखूँ यहाँ पे लेट्स सपोज ओवरलोडिंग, अब ये एक फोल्डर बन जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आपको देना क्या है, ये बताना है कि ये कंसोल बेस है प्रोजेक्ट ओवरलोडिंग। अब ये ओवरलोडिंग का प्रोजेक्ट आपका बताना होगा कहाँ पे चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स में बना रहे हैं या कहीं और फोल्डर जगह पे बना रहे हैं। तो मैंने लेट्स सपोज इसको कहा मैं टीचिंग में इसको स्प्रिंग 20 के अंदर इंट्रो टू सी प्लस प्लस के अंदर यहाँ प्रोग्राम्स एक फोल्डर बना लेता हूँ, प्रैक्टिस प्रोग्राम, एंड उस प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ। वो फाइल कौन सी फाइल है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ये बुक का व्यू है, ये लैब का जैसे हम बना रहे थे यहाँ पे हेडर डॉट एच, वो हेडर फाइल जो है यहाँ बना लेते हैं। तो इसको हम नाम जो भी देना चाहें, अभी लेट्स सपोज हम हेडर डॉट एच ही दे देते हैं, हेडर डॉट एच। अब ये हेडर फाइल है, एक्सटेंशन इसकी एच है, तो हेडर फाइल सेव कर देंगे। तो देखें आईओ स्ट्रीम ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दिया मेन रिटर्न, लेकिन हम इसके अंदर मेन फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम हेडर फाइल यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हम डेफिनेशन डालेंगे सिर्फ हेडर फाइल की, ये वाली जो हेडर फाइल है। वो हेडर फाइल क्या है, तो देखिए ये हेडर फाइल के अंदर बेस क्लास आपने बनाई, और ये हमने जूम किया, ये
परमिशन ले ली हमने बेस क्लास की। ठीक है, और ओके, ये मेन डॉट सीपीपी है आपकी फाइल। आप एक और फाइल बना सकते हैं अलग से, न्यू फाइल, सोर्स फाइल, और डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट? नो। अब इस फाइल को आप जब सेव करेंगे तो इसको आप उस नाम से करें, header.h। मैं जब इसको सेव एज करूं तो ये मुझे पूछेगा कौन सा प्रोजेक्ट। मैंने कहा प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर। अब प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर मैं ऑल फाइल्स कर दूंगा तो मुझे देखें header.h नज़र आ रही है। ठीक है, इसी फाइल को आप डिफाइन कर सकते हैं अगर आप रिप्लेस करना चाहें। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ये सीपीपी फाइल है और ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h होगी। मैंने इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया डेटा। अब ये हेडर फाइल है जिसके अंदर क्लास, शेप, रेक्टेंगल, एरिया, ये मेथड मौजूद है। अब हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ये जो मैं मेन सीपीपी कह रहा था ना, देखिए मेन सीपीपी फाइल ये बनेगी। ये कॉपी किया मैंने और अगेन डेव में जाकर इसको पेस्ट कर दिया। सेव कर देंगे इसको साथ साथ। ये मेन सीपीपी फाइल है हमारी और ये हेडर फाइल है। अब मेन सीपीपी फाइल के अंदर जो मेन C++ प्रोग्राम की फाइल है उसमें आपने ये वाली फाइल जो main.cpp है इसको डालना है। हैश इंक्लूड करेंगे, ये कमेंट है, इसको कमेंट ही रहने दें, जो कुछ भी था ये आ गया आपका मेन सीपीपी। ये मेन सीपीपी है, इसको मेन सीपीपी के नाम से सेव कर सकते हैं आप। डॉट एक्सटेंशन सीपीपी हो उसकी C++। सेव करें इसको। अब ये सेव हो गई। अब अगर हम देखें इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, आईओ स्ट्रीम के बाद हमने एक फाइल और इंक्लूड की है header.h। अब header.h फाइल जो है वो शो कर रही है कि ये जो फाइल है वो इंक्लूड हो जाएगी जब आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे इस फाइल का, तो वो इंक्लूड हो जाएगी। इसके अंदर जो रेक्टेंगल आप बनाएंगे, अब इसमें देखिए रेक्टेंगल का कोड है नहीं, इज इट रेक्टेंगल? यस, दिस इज रेक्टेंगल। शेप क्लास है, उसके बाद रेक्टेंगल क्लास है ड्राइव्ड, उसके अंदर गेट एरिया फंक्शन है, फिर उसके अंदर ही हमने सेट विड्थ और सेट हाइट का फंक्शन रखा है। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई हेडर फाइल के अंदर। अब आप जब कॉल करेंगे यहाँ पे रन करें, देखें क्या इश्यूज आते हैं उनको फिक्स करना सिखाता हूँ मैं। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल हो रहा है कोड। सर अगर हम हेडर फाइल वाला प्रोग्राम जो है वो आपको भेजेंगे तो हमें ये मेन प्रोग्राम और हेडर फाइल दोनों भेजने होंगे? वो फिर दो भेजनी होगी, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ समझना, मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप मुझे सिंगल फाइल सबमिट कराएं। आप मुझे मल्टीपल फाइल सबमिट नहीं कराएं। आप मुझे क्या करेंगे, एक ही फाइल सेंड करेंगे। सर तो अगर हम ये मेन वाली फाइल सेंड करेंगे तो उसमें हेडर वाली फाइल तो होगी नहीं, तो प्रोग्राम चल जाएगा फिर भी? नहीं 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 पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ आप सिंपल जर्नल फाइल बनाना सिखाएं मुझे, जर्नल प्रोग्राम बना के दें। ये जो दो फाइलों वाला नहीं, ये नहीं बनाए। ये आप बुक में अगर मिले उसको मैं बुक में, और उसमें है ना, मैं ये बता रहा हूँ ये टेक्निक है जब आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें। लेकिन जब असाइनमेंट सबमिट करवाएं तो आप एक सिंगल फाइल दें ताकि मुझे उसकी चेकिंग में आसानी रहे और मैं आपको सही से उसको एवेल्युएट करके मार्क्स दे सकूँ। वरना ये होगा कि आप ठीक है। एक फाइल सबमिट करना भूल जाएंगे और जिसकी वजह से मैं तो रिजल्ट दे दूंगा। मैं ये तो नहीं है मैं आपको दोबारा बोलूंगा कि आपने एक फाइल भूल गए।
तो वो फिर इश्यूज बनेंगे आपके लिए। सही है सर। ठीक है, तो ये ट्रेस कर रहा है एरर इन डेफिनेशन क्लास रेक्टेंगल शेप। अब यहाँ पे इसको ट्रेस करने में डिफिकल्टी होगी, तो इसको अगर आप चलाएं तो मैं इसको कंबाइन करना बता रहा हूँ अभी आपको कि कैसे कंबाइन करेंगे। देखें सीपीपी में ये इसको फाइल को लोकेट कर रहा है, वो कह रहा है हेडर एरर एंड डेफिनेशन ऑफ क्लास शेप रेक्टेंगल शेप मुझे दिखा रहा है। अब अगर स्टॉप नहीं करेंगे, कंप्लीट होगा ये, तब जाके आउटपुट आएगा, बट इट इज टेकिंग टाइम, क्योंकि ये उस फोल्डर के अंदर तमाम जगहों पे चेक करेगा ये फाइल कहाँ पर है, ये फाइल कहाँ पर है। तो अबॉर्ट कर देते हैं हम, अबॉर्ट कंप्लीशन। ठीक है, ये हेडर फाइल के अंदर बता रहा है कि ये प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर सेव किया हमने, और इसका नाम जो बनाया था हमने प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाया था, तो और मेन सीपीपी कहाँ सेव की है इसको हमें देखना होगा। तो हम जाते हैं उस फोल्डर के अंदर ताकि मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखा दूँ हमारे पास कौन कौन सी प्रोग्राम है। प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर ये देखिए मेन सीपीपी है और ये हेडर फाइल है, और ये मेक विन फाइल है जो ऑटोमेटिक बन जाती है, जो कि फोल्डर आपके प्रोजेक्ट के लिए शो करती है ये प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से और अब मैं इसको रिलेट करता हूँ कि ये मैंने हेडर फाइल बनाई। अब इस हेडर फाइल को जब हम मेन में यूज़ करते हैं तो यहाँ हमने header.h लिखा है कैपिटल, और ये जो फाइल सेव की है वो header.h लिखा है स्मॉल। फाइल का नाम देखें स्मॉल। अगर मैं इसको सही करूँगा, h स्मॉल करूँगा और अब प्रोग्राम को रन करूँगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, टेकिंग टाइम। तो ये सिर्फ बेनिफिशियल होता है आप अगर मल्टीपल फाइल बनाएं जब आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। तो प्रोजेक्ट्स बनाने में आप इस तरह से सबमिट करेंगे और वो आपको इनलाइन सबमिट नहीं करवाना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको एक फोल्डर का ऑप्शन दूंगा, उसमें पूरा प्रोजेक्ट जमा कराएंगे। लेकिन जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको रिकमेंडेड है तो आप सिंगल फाइल में जमा कराएं। क्लियर हो गया? ये हैंग हो जाता है, इसको टाइम लगता है, इसमें हम मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं, जूम भी चल रहा है और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, तो इट्स टेकिंग टाइम। तो रिकमेंडेड इसलिए ये होता है कि आप इसको सिंगल फाइल में बना लें, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट बनाएं तब आप इसको मल्टीपल फाइल बना सकते हैं। उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया कि आप जितनी भी फाइलें बनाएंगे जिसके अंदर डेफिनेशन रखेंगे उसको हेडर से सेव करेंगे, हेडर डॉट एच यानी डॉट एच एक्सटेंशन से करेंगे, नाम कुछ और भी रख लें कोई इशू नहीं है। और जब आप मेन प्रोग्राम में इसको यूज़ करेंगे वहाँ आपको ये देना ज़रूरी है कि ऊपर इंक्लूड में हैश इंक्लूड में दे देंगे जो फाइल का नाम है डॉट एच। ठीक है, अगेन इट्स टेकिंग टू मच टाइम ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन इशू। खैर मैं आपको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, इशू ये दे रहा है हमारे सर एक पास। क्वेश्चन है जी सर, जो हम कल हमने सीखा था कि कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे थे सर, वो इसका बेस क्लास का यूज कर रहे थे ड्राइव में सर, उसको इनिशियलाइज करने के लिए। वो सर थोड़ा समझाएं, उसमें कंफ्यूजन है बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर ड्राइव का सर। ये सर जो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे हम, तो उसको इनिशियलाइज कर रहे थे विद हेल्प ऑफ सर वो जो बेस क्लास था उसका कंस्ट्रक्टर भी यूज कर रहे थे ना उसके साथ सर, इनिशियलाइज करने के लिए। सर वो थोड़ा समझाएं सर, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है सर। चलिए उसको देखता हूँ। ठीक है, उसको देखते हैं।
अच्छा जी, so glass shape. इसलिए मैं इसको वेब वाले इंटरफेस पे कर रहा था, उससे जल्दी हो जाता था, क्योंकि इसमें ये लोड करता है। तो आपके पास आउटपुट आ गया, आप देखें विजिबल है? नो सर। नो सर। ये आपको उसमें यही फायदा था कि उसमें इशू नहीं था कि आउटपुट आ जाता था। अभी विजिबल है? यस सर। तो ये देखें आउटपुट कैसे आया। मैंने वही काम किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। मेन में देखें हेडर फाइल इंक्लूड किया, उसका नाम सही कर दिया header.h। अब आपका जो मेन प्रोग्राम है उस छोटा सा कोड है, क्या का आउटपुट आ रहा है? आउटपुट सिंपल रेक्टेंगल की क्लास बनाई रेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाई रेक्ट डॉट सेट विड्थ, रेक्ट डॉट सेट हाइट, और सी आउट डॉट टोटल एरिया आपने प्रिंट करा दिया। अब ये क्लास कहाँ है रेक्टेंगल की? ये रेक्टेंगल की क्लास जो है वो यहाँ पर मौजूद है अलग से फाइल में, और उस फाइल को हमने सेव किया है header.h से। क्लियर है? इसी फाइल को मैं सेव एज करके किसी और नाम से कर दूँ, बोलूँ shape.h। इसका नाम क्या करूँ? shape.h। तो आपको जिस नाम से सेव करेंगे उस नाम से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए जब मैंने shape.h कर दी, तो अब मेन प्रोग्राम में क्या करना होगा आपने, जहाँ पे header.h था उसको shape.h से कर दीजिए, तो सेम प्रोग्राम आपका आउटपुट देगा। shape.h कर दी, ये फाइल इंक्लूड कर दी। तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल बनाएंगे, आपकी मल्टीपल फाइल वाला प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप सिंगल फाइल बनाएंगे तो आपको शेप की डेफिनेशन यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो वंस अगेन मैं चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आउटपुट आ गया। यस सर। यस सर। विजिबल है आप लोगों को? यस सर। जी सर। ठीक है, गुड। अब अगर आप कहें तो मैं जल्दी से आपको वो वाला प्रोग्राम बना के दिखा सकता हूँ जिसमें वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। कल वाला प्रोग्राम चलो वो डेमोन्स्ट्रेट भी हो जाएगा, वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। जी बोले सर। क्लासेस और डेफिनेशन जो होंगी वो एक्सटेंशन फाइल .h में उसमें सारी कोडिंग करेंगे, और बाकी जो हमें फंक्शन एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम, तो जो मेन फंक्शन है वो हम C++ फाइल में ही करेंगे। जी, उसमें C++ में करेंगे। तो C++ में जैसे ये हैश इंक्लूड करता है ना, उसमें फाइल का नाम मिलता है, तो पहले जाके उस फाइल को कंपाइल कर लेता है, और उसमें कंपाइल फाइल को इंक्लूड यहाँ करने से क्या होगा, एग्जीक्यूट यहाँ करेगा। इसका मतलब सारा कोड यहाँ पे यूज हो रहा है। फायदा ये होगा कि हम मल्टी यानी बहुत बड़ी फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। देखिए ये छोटी सी फाइल है, तो ये साफ सुथरा कोड हो जाएगा नेट एंड क्लीन। और जितनी भी फाइलें आप बनाएं एक्सटेंशन की, उस तरह से अलग से फाइलें बनाते रहे। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। तो मेन प्रोग्राम में आप मल्टीपल क्लासेस को कॉल कर सकेंगे। जी सर, जब कंपाइल करेंगे अगर वो एरर दे तो एरर वो हेडर फाइल में भी दे सकता है? हाँ, हेडर फाइल में बताएगा ना, वो हेडर फाइल में एरर है तो हेडर फाइल पर जाके उसको चेक करेंगे। आपकी ये कंफ्यूजन रिजॉल्व करने के लिए। जी बोले मतलब ये कि ये जो मैंने ये जो आपने फाइल शो हो रही है इंटीजर मेन, ये जो फंक्शन है, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा तो ये हो सकता है कि दूसरे में एरर शो हो रहा हो, यहाँ पे शो ना हो रहा हो। देखें C++ फाइल में ये मैं बताता हूँ उसको। मैं यहाँ एरर जनरेट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हेडर फाइल के अंदर जो हाइट के बाद सेमीकोलन है इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे चेंज किया मैंने, हेडर फाइल में। अब मैं जब जाके मेन CPP एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा, तो इसने आउटपुट दे दिया, इसने उस हेडर फाइल की पीरियड्स वाले को यूज कर लिया। इसमें सेव नहीं किया था मैंने, सॉरी। सेव करूंगा मैं, अब मैं सेव कर दिया मैंने शेप को, तो पीछे मैंने उसको सेव नहीं किया था तो उसने कंपाइल नहीं किया।
अब मैंने सेव कर दिया उस फाइल को। अब मैं जाकर दोबारा इसको चलाएं, देखें कंपाइल एंड रन, तो ये स्टैक में पीछे वाली को यूज़ कर रहा है, दोबारा इस फाइल को यूज़ ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो फाइल जो कंपाइल्ड है इसके मेन स्टैक में रखी हुई है। अब अगर मैं इस शेप वाली फाइल को कंपाइल करना चाहूँ तो ये कंपाइल कर सकते हैं आप, एग्जीक्यूट तो नहीं होगी लेकिन ये कंपाइल हो जाएगी। देखें आ गया एरर, नजर आ रहा है एरर? यस सर। तो क्या बता रहा है एरर, क्या है? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एट द एंड ऑफ मेंबर। जी सर कॉलन नहीं दिया हाइट के बाद। कॉलन नहीं किया, देखिए कॉलन उसने पकड़ लिया ना, तो इसको कॉलन लगाएंगे और फिर आप इस फाइल को, जो फाइल खुली हुई है ना शेप डॉट एच, इसको चलाएं, कंपाइल करेंगे तो आपके कॉलन वाला एरर खत्म हो गया, अब कोई एरर नहीं आ रहा। क्या कह रहा है नीचे? एरर कितने? 0, वार्निंग 0। आउटपुट क्या है? शेप डॉट एच की फाइल बन गई है। अच्छा ये वो साइज है जो मैं आपको बता रहा था, आउटपुट फाइल का साइज क्या है? 1.12, वो जो हम सबमिट के टाइम लिमिट कर देते हैं साइज की, और फैसल साहब पर मारे थे कि वो तो एमबीज में बन जाता है, ये एमबीज में नहीं है, ये छोटा सा साइज बनता है, ठीक है? यस सर। तो 1.1 का बना है ये पूरी फाइल का, एच फाइल जो है ना, वहाँ पे हम केपी उससे बड़ा साइज दे देते हैं 100 का और समथिंग का, आराम से बन जाएगी फाइल। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया? चलें एक और एग्जांपल कराता हूँ। एक और सर जी, ये जो शेप डॉट एच है इसमें ये प्रोग्राम रन करेगा? हाँ क्यों नहीं करन करेगा, ये कर तो रहा है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। इतनी प्रोग्राम एच वाला नहीं चलेगा, एच तो क्लास की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन कॉल कहाँ होगी? मेन प्रोग्राम में। जी मेन को चलाएंगे तो वहाँ रन करेगा। एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ये कंपाइल और रन किया मैंने तो आउटपुट आ गया, टोटल एरिया इज 35। ये टोटल एरिया इज 35 आ क्या आ रहा है? ये आपने सेट विड्थ 5 पास किया। अब सेट विड्थ फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद कहाँ है? शेप क्लास में। देखिए ये सेट विड्थ, और ये सेट विड्थ बता रहा है कि सेट विड्थ में क्या करते हैं, सेट विड्थ w जो पास करेंगे वो विड्थ को असाइन हो जाएगा। ये डेफिनेशन तो एच फाइल में है, वहां से कॉल कर, ठीक है? सर अगर बेस क्लास और ड्राइव क्लास उसकी अलग अलग फाइल बनाए हम, तो उनको कनेक्ट कैसे करें सर? ऐसे ही इंपोर्ट कर देंगे, इसके अंदर सारी फाइलें जो है ना, हैश इंक्लूड, उन सारी फाइलों को ऐड कर देंगे। अच्छा सर, उनका खुद ब खुद कनेक्शन बन जाएगा सर, हाँ, ड्राइव क्लास और बेस क्लास का? कनेक्शन तो वो हो गया ना बेस क्लास में। आप जब बेस क्लास बनाते हैं तो आप सिंपल क्लास बनाते हैं, और जब आप उसकी ड्राइव क्लास बनाते हैं तो ड्राइव क्लास को आप कहते हैं इनहेरिट, को लगाते हैं ना कॉलन, डबल कॉलन। यस सर। उसका मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं ना, इनहेरिटेंस में वो ढूंढेगा उसको, क्लास को। अच्छा सर, बाहर फाइल्स में ही ढूंढेगा उसे सर? हाँ, उसको बाहर दूसरी फाइल्स के प्रोजेक्ट सेम जगह, यानी एक ही जगह पे सेव होना चाहिए वो प्रोजेक्ट, एक ही फोल्डर के अंदर। जी सर। लेट्स सपोज मैंने एक और फाइल बनाई, देखें ये फाइल बनाई मैंने, फाइल सोर्स, कहता ऐड न्यू फाइल टू द करंट प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा यस, ये एक नई फाइल बन गई सेम करंट प्रोजेक्ट में, लेफ्ट साइड में नजर भी आ रहे हैं आपको, ठीक है? यस सर। अब इस फाइल में जाके मैंने वो जो बुक वाला कोड था, चलें बुक से निकालते हैं, वो बुक में हमने कोड रखा था, और वो कोड था इनहेरिटेंस का, क्लास 14। क्लास 14 में जो इनहेरिटेंस की कोड है, ये है एम्प्लॉय की क्लास। अच्छा देखेंगे मैं कैसे ले रहा हूँ उसको, सिर्फ गौर से देखिए आप लोग कि मैं उठा के आ रहा हूँ इसमें से। मैं उठा रहा हूँ क्लास डेफिनेशन एम्प्लॉय, ये क्लास यहाँ से शुरू हुई, ठीक है? मैं यहाँ पे कोई नेम स्पेस नहीं ले रहा, क्योंकि नेम स्पेस मुझे चाहिए होता है जब मैं उसको बार बार डिफाइन करूँ। अब वो जब मुझे फाइल किया ना, उसने कहा डू यू वांट टू क्रिएट सेम करंट प्रोजेक्ट, मैंने कहा यस, तो वो नेम स्पेस उसने खुद ही बना दिया। ये नेम स्पेस होता है ये बताने के लिए कि फोल्डर का नाम सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज ये मैंने क्लास की डेफिनेशन ले ली, ठीक हो गया। ये क्लास की डेफिनेशन जाके मैंने इस हेडर फाइल में पेस्ट कर दी, क्लियर? अच्छा जी, फिर हम जाते हैं और ये याद रखते हैं कि जिसमें ये यूज़ हो गया ना स्ट्रिंग, ये यूज़ करनी है, क्योंकि ये तो होना चाहिए ना, स्ट्रिंग आप यूज़ कर रहे हैं इसको, तो इसको साथ ले लें। और ये हमने
हैश इंक्लूड, क्योंकि स्ट्रिंग तो इसके अंदर यूज हो रहा है ना सी आउट के जरिए या स्ट्रिंग क्लास बनाने के लिए, ये इसको इंपोर्ट करें। फिर हमने क्या डालनी है, डेफिनेशन डालनी है। वो डेफिनेशन किसकी है, एम्प्लॉय क्लास की। एम्प्लॉय क्लास की डेफिनेशन शुरू हो रही है यहाँ से, ये एम्प्लॉय का गेटर फंक्शन है। जी फैसल बोले। सर वो जो आपने असाइनमेंट 2 बनाई ना सर वीक 12 में सर, उसमें अटैचमेंट फाइल का ऑप्शन नहीं दे रहा सर। हाँ तो अटैचमेंट करनी नहीं है ना उसमें, आप लिख दें वो जो बनाई है। वो लिखना है सर इतना बड़ा सर वो। यार मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग कोडिंग करेंगे तो सीखेंगे, आप लोग हजारों की लाइन ऑफ कोड लिखना होता है, आप देख देख के भी नहीं लिख सकते। आपने बनाया और उसको देख देख के लिखेंगे तो आपको कोडिंग प्रैक्टिस होगी। सर वो ये एसक्यूएल में तो एक प्रॉब्लम ये भी सर, एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा सर, मसला यही भी है सर। क्या नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा सर कोड सर। आप देख देख के कोड लिख रहे हैं ना, तो उसमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट का ऑप्शन चलो मैं अलाउ कर देता हूँ, अब प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा उसका एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट का ऑप्शन मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप आ जाएं दोबारा डेव पे, और डेव के अंदर मैं ये फाइल सेव कर रहा हूँ। डेफिनेशन आ गई इसकी, जो क्लास एम्प्लॉय की थी, और ये क्लास एम्प्लॉय की डेफिनेशन यहाँ तक चल रही है। चलिए क्या बनाई है मैंने, देखें सिंपल क्लास बनाई है एम्प्लॉय की, और क्लास एम्प्लॉय में यहाँ आपका क्वेश्चन वो नोट के लिए है भाई, जो आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहा था, ठीक है। यस सर। अब मैं एम्प्लॉय क्लास में मैंने एक पब्लिक बनाया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ। पब्लिक मॉडिफायर के अंदर मैंने एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाया, एक दूसरा एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाया विद पैरामीटर्स, एक गेट फंक्शन बनाया, गेटर फॉर नेम, गेटर फॉर सोशल सिक्योरिटी नंबर, और गेटर फॉर नेट पे। 3 फंक्शन हो गए गेटर। अब सेटर है, सेटर नेम, सेटर सोशल सिक्योरिटी नंबर, और सेटर सेट पे। और ये एक मेथड है जर्नल मेंबर फंक्शन है, जो प्रिंट चेक के लिए इस्तेमाल हो रही है। प्राइवेट मेंबर फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग नेम बनाया, सोशल सिक्योरिटी नंबर बनाया, डबल का नेट पे बनाया। अब कंस्ट्रक्टर जो बनाए थे हमने उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं हम, यानी ये कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आ रही है, तो क्लास का नाम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर है। इसमें हम नेम को इनिशियलाइज करें नो नेम येट, और इसी तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर को करें नो नेम नो नंबर येट, और नेट पे के अंदर कर रहे हैं क्या याद यूज कर रहे हैं, नेट पे 0। अच्छा जी, एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो वो पास करेगा पैरामीटर, नेम देगा तो नेम को चला जाए, नंबर देगा नंबर में असाइन कर दें, और अगर नेट पे देंगे तो नेट पे देंगे। यहाँ हम दे रहे हैं नेम और नंबर, नेट पे दे ही नहीं रहे, तो नेट पे क्या कर रहे हैं हम 0 दे रहे हैं, अपनी तरफ से 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, गेट नेम क्या करेगा, गेट नेम रिटर्न कर देगा नेम को, और ये रिटर्न करेगा नेम को, और ये इंसिस्ट करेगा कि नेम को चेंज ना किया जा सके बाहर फंक्शन, ऐसा ना हो कि आउटसाइड क्लास नेम चेंज कर दें। तो ये नेम रिटर्न करेगा वही जो आपने पास किया था कंस्ट्रक्टर के जरिए, कॉन्स्ट इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी नंबर, और इसी तरह से आपका नेट पे। अच्छा, सेट नेम क्या करता है, जो आप नाम पास करते हैं स्ट्रिंग का, तो पास बाय रेफरेंस करते हुए ये न्यू नेम को असाइन कर देता है। इसी तरह से आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर असाइन हो रहा है, इसी तरह से नेट पे असाइन हो रहा है। एम्प्लॉय का प्रिंट चेक का मेथड हम जब कॉल करते हैं तो हम कहते हैं यार प्रिंट चेक किसका, जर्नल एम्प्लॉय है ना, ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय तो है नहीं, तो जर्नल एम्प्लॉय का वो दे रहा है एरर, प्रिंट चेक ऑप्शन failed call for an undifferentiated employee awarding the program check with the author of the program about this bug, exit कर दिया फंक्शन। अब ये फाइल किस नाम से सेव की है मैंने, अभी तक नहीं की सर आपने सेव? अभी तक नहीं की, किस नाम से सेव करूं, सेव एज क्या करूंगा, header.h करें, एम्प्लॉय एम्प्लॉय डबल ई एम्प्लॉय डॉट
एच। अब जब एम्प्लॉय डॉट एच सेव कर दी, क्या ये फाइल मेन में एक्सेस होगी? ये सर हो जाएगी अगर इसका रेस्पॉन्स दें वहाँ पर। इसको हम कॉल करेंगे तो हो जाएगी। देखें यहाँ पे मैंने कहा एम्प्लॉय ELOY एम्प्लॉय और E1, ठीक है। एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट मैंने कॉल की। अब मैं अगर देखूं तो इसमें मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको जी सर। कनेक्ट नहीं किया। तो पहले हम देखें, इसको कंपाइल करें कि क्या ये जो फाइल हमने बनाई है इसमें कोई एरर है। तो इसको सिर्फ कंपाइल करेंगे हेडर फाइल को। तो हेडर फाइल जब हमने वो उसने उसको भी कंपाइल कर दिया मेन को। उसको लेट्स सपोज हम कमिट कर लेते हैं। अब मैं दोबारा जाके इसको हेडर फाइल को क्या कर रहा हूँ, सिंपली कंपाइल कर रहा हूँ। देखें कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं है, एरर 0 वार्निंग 0। तो एम्प्लॉय फाइल कंपाइल हो गई। अब देखिए जब मैं इसको कंपाइल कर रहा था ये मैं एरर दे रहा था कि जी एम्प्लॉय तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है? मुझे क्या करना होगा, मुझे जी बोलते जाएं। हैश इंक्लूड के अंदर मुझे एम्प्लॉय डॉट एच को कॉल करना है। जब एम्प्लॉय डॉट एच कॉल करूंगा, अभी कंपाइल करूंगा, तो अभी बहुत सारे इसने एरर दिए हैं। किस चीज़ के? वो कहता है स्ट्रिंग डज नॉट नेम ए टाइप कॉन्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास तो हमने इंपोर्ट की थी और यहाँ पे वो कह रहा है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है इसमें इशू है। स्ट्रिंग डज नॉट नेम ए टाइप, स्ट्रिंग डज नॉट नेम ए टाइप, स्ट्रिंग डज नॉट नेम ए टाइप क्लास एम्प्लॉय। तो EMPLOY एम्प्लॉय, इसको नाम सेव किया एम्प्लॉय डॉट एच। मेन में हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट एच। अच्छा जी, ओके। ये जो हम ये यूज़ कर रहे थे यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस की जगह यूजिंग std कॉलन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहीं ब्रेसेस का भी इशू है। ओहो, ये तो वो मसला है कि हम नंबर लगा रहे थे वो मिस कर गए। इनको हम मिस कर कंटिन्यू करते हैं। ये जो हमने नंबर लगे हुए ना इन पे एरर दे रहा है, ठीक है। इनको डिलीट कर देते हैं जल्दी जल्दी। कोड तो समझ में आ गया ना आपको? देखें अभी एम्प्लॉय क्लास की डेफिनेशन है, वहीं पे वो एरर दे रहा था। ये जो आप 1 1 लगा रहे हैं, 9 लगा हुआ है, 20 लगा हुआ है, क्या चीज़ है? इनकी वजह से एरर जनरेट हो गए। चलेंगे इसको भी हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं, इसको जरूरत ना पड़े हमें। अभी कंपाइल करें। अभी क्या रह गया हमारे पास, in constructor employee class employee does not have any field name। अब ये कह रहा है कि सेमी कॉलन लगना चाहिए बिफोर SSN नंबर, यहाँ पे कॉलन आना सर चाहिए। डबल कॉलन लगेगा, जी डबल कॉलन लगेगा एसटीडी के बाद, एक और भी कॉलन आएगा। कॉलन वाला स्कूल ऑपरेटर है। कंपाइल, अच्छा ये नंबर रहते हैं अभी डिलीट करना, इनको भी डिलीट नहीं किया हमने, इनको डिलीट कर लेते हैं।
इसमें क्या है, इन फील्ड file included from main CPP in member function, print check const, cout was not declared in the scope. Hash include क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, stdlib, iostream, stdlib किस लिए इस्तेमाल होगा, सर एग्जिट फंक्शन के लिए, फंक्शन वगैरह एग्जिट वगैरह जो फंक्शन। चलिए iostream हमने यूज कर लिया, अभी क्या रह गया, cout के लिए कह रहा है ये। सर वो एसटीडी शायद सी आउट ज्यादा करेंगे। स्पेस है सर इसके लिए सर शायद वहाँ सी आउट में ज्यादा स्पेस है इसके लिए कह रहे हैं सर वो। हमने जो देखा यहाँ पे सिर्फ cout यूज हो रहा है ना इसमें, यूजिंग नेम स्पेस cout, यूजिंग नेम स्पेस स्ट्रिंग एंड यूजिंग नेम स्पेस cout, और stdlib भी यूज हो रहा है ना, स्ट्रिंग्स stdlib ये भी यूज हो रहा है, इसको यूज कर लेते हैं। और इसमें से सिर्फ दो चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, iostream तो यूज करेंगे लेकिन उसके अंदर उसको लिमिट कर रहे हैं हम कि सिर्फ हम यूज करेंगे, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज हो रही है, iostream। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है। नहीं, मैं इसका वजह बताता हूँ। देखिए यहाँ मैं iostream यूज कर रहा हूँ और यहाँ भी iostream यूज कर रहा हूँ, तो ये दो दफा होने की वजह से ये कह रहा है इनवैलिड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड, क्यों, रिसेप्ट ऑफ टारगेट मैन आयो, उसके अंदर मैन में भी है आपके पास, इस वजह से भी प्रॉब्लम करता है। तो वो जो हम यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं, मैं ये बता रहा था आपको, हैश एंड डेफ, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, ये एक फाइल बना लेंगे आप। इसका फायदा क्या होगा, अगर पहले से डिफाइन होगा तो वो दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ हम इस फाइल के अंदर ये चीज़ भी ऐड कर लेते हैं कि अगर फाइल पहले से इंक्लूड है इफ एंड डेफ, अब यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय और यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ एंड डेफ, सर इंक्लूड की स्पेलिंग एल्स किया आपने iostream में। iostream की स्पेलिंग अलग है, सर इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है। इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है सर, किसकी, नंबर 4 इंक्लूड की iostream में लाइन 4 इंक्लूड की स्पेलिंग गलत, ओह माय गुडनेस, टाइपो मिस्टेक बड़े मसले करते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी तो नहीं हमें, क्योंकि ये हेडर फाइल की अगर हम बना लें तो अच्छा होता है कन्वीनियंट के लिए, लेकिन उससे ये होता है बार बार जो आप ये यूजिंग स्टडी यूज करते हैं ना, उस पर एरर नहीं देता, समटाइम वो कहता है इतने सारे क्यों कर रहा हो। चलिए कंपाइल करें, कंपाइल हो गया, चलिए कंपाइल हो गया। अब आप देखें कि मेन एम्प्लॉय की फाइल बना ली, अब एम्प्लॉय फाइल अलग है, शेप फाइल अलग है, इसी तरह आप एनिमल फाइल अलग बना सकते हैं। तो आप मेन प्रोग्राम में इन फाइलों को इंपोर्ट करके आप E1 क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें E1 अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, कंपाइल एंड रन, तो ये टोटल एरिया आ रहा है क्योंकि E1 से मैंने कुछ किया नहीं है। अब E1 का कौन सा मेथड कॉल कराऊं, क्या बोलेंगे, E1 का डॉट प्रिंट चेक मेथड है ना सर E1 डॉट जी, E1 डॉट होगा ना, E1 डॉट प्रिंट चेक, तो E1 डॉट प्रिंट चेक अगर मैं मेथड कॉल करता हूँ
तो ये मेथड मुझे यहाँ आउटपुट देना चाहिए इसको। तो ये देखें इसने दे दिया एरर प्रिंट चेक कॉल फॉर्म, ये मेथड कॉल हो गया यहाँ पे। जब हमने यही पढ़ाया था कि ये डायरेक्ट आप प्रिंट चेक बना रहे हैं, इसका फ़ायदा ही नहीं है, ये तो एरर मेथड है। अब एक ही प्रोग्राम में आपने क्या यूज़ किया, एम्प्लॉय क्लास भी यूज़ कर ली और शेप क्लास भी यूज़ कर ली, दोनों क्लासेस यूज़ हो रही है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अलग अलग क्लासेस में बनाते हैं तो उससे बेनिफिट होता है कोड मैनेज हो जाता है और मल्टीपल क्लासेस को आप कंबाइन करके एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टीपल क्लासेस में अगर आप सैलरी क्लासेस बनाना चाहें तो सैलरी क्लासेस, सैलरी एम्प्लॉय, उसकी अलग से फाइल बना लेंगे। सोर्स फाइल, do you want to add new file to the current project? yes, इसी प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे जाके आप जाके उठाएं वहाँ पे सैलरी एम्प्लॉय। तो कहाँ गया सैलरी एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉय है और ये कहा गया आपका आवरली एम्प्लॉय। देखें आवरली एम्प्लॉय में उठाऊंगा डेफिनेशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्लास की डेफिनेशन हो गई और उसके बाद ये आवरली एम्प्लॉय के जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के अंदर हम यूज़ करेंगे आवरली एम्प्लॉय के ये फंक्शन डेफिनेशन। अगर आपने ऐसा किया, इसको मिक्स कर दिया तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये फंक्शन उठा रहा हूँ यहाँ से, और ये फंक्शन मैंने आवरली एम्प्लॉय का यहाँ डाल दिया। ये कंटिन्यूड है यहाँ पे, और ये करेंगे हमने यहाँ पे कंटिन्यूड। ठीक है, इस कंटिन्यूड फंक्शन में आप देखें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बनाया हमने। अच्छा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उठा के डाल दें जो एम्प्लॉय क्लास में डाली थी। ये कॉपी करते हैं, हैश इंक्लूड स्टडी, ये हमारी यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, अब आवरली क्लास है। जब हमने यहाँ पे कहा ना आवरली क्लास, यहाँ नोट करने की पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट नोट कर लें। जब मैं कह रहा हूँ आवरली क्लास क्या कर रही है, एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है, तो यहाँ हमें हैश इंक्लूड में एम्प्लॉय देना जरूरी है, वरना उसको एम्प्लॉय कहाँ मिलेगा। क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, और हैश इंक्लूड के आप क्या करें, एम्प्लॉय डॉट एच, तब इसको मिल जाएगा। हाँ जी, एम्प्लॉय डॉट, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं फाइलों को। तो यहाँ आपने बनाया आवरली पब्लिक एम्प्लॉय, पब्लिक के अंदर आवरली एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, और उसके बाद उसके गेटर फैक्टर फंक्शन बनाए। ठीक हो गया, ये गेटर सेटर फंक्शन है, सॉरी अच्छा, मैं आपके सामने इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ना आए कि कोड को मर्ज कैसे करते हैं, वरना मैं ऐसा भी हो सकता था ये फाइल बना के आपको दिखा देता कि देखें कि ऐसे बन गई, लेकिन आप फिर डिफिकल्टी होती कि आपने कैसे मर्ज की, किस तरह फाइल में से कोड को, किस कोड को निकाला, किसको कॉपी किया, किसको रहने दिया, किसको चेंज किया। बात समझ में आ रही है। अब मैं इस फाइल का नाम क्या रखूँ, आवरली एम्प्लॉय, आवरली एम्प्लॉय डॉट एच, और नीचे से एक्सटेंशन भी चेंज करेंगे, वरना ये डॉट एच डॉट सीपीपी हो जाएगा। आवरली एम्प्लॉय डॉट एच सेव किया, अब ये फाइल बन गई। सही है, क्लियर सर? इसमें जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं सर
इसमें जो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसमें जो दूसरा कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय वाला यूज कर रहे हैं सर, ये थोड़ा समझाएं, ये मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा था। हाँ, मैंने इसलिए कॉपी किया है, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे याद है। अब देखें वो क्या रहा है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना आवरली एम्प्लॉय का सेकंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें आप कह रहे हैं जी इसमें मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग सोशल सिक्योरिटी नंबर, द वेज रेट और द आवर्स, 4 पैरामीटर हैं, सही है? यस सर। जब इस कंस्ट्रक्टर को 4 पैरामीटर को हम डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन में ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जी ये आ गया कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन, कहाँ गई है, हाँ यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आप डिफाइन करें ना उसमें क्या करें, जो एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है पहले मतलब पेरेंट क्लास में, उसमें दी नेम और दी नंबर जैसे असाइन हुआ था वैसे ही कर दो, मतलब उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो। तो ये दो नंबर को तो वहां से कंस्ट्रक्टर के जरिए असाइन कर देगा, वेज रेट और आवर्स को आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। इसका मतलब ये होता है कि हम कंस्ट्रक्टर पेरेंट का कॉल करके उसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज करने का तरीका वहां डिफाइन किया हुआ है उसको यूज कर ले। सही है सर। सर अगर इस जो एम्प्लॉई है आवरली एम्प्लॉई सर, इसका कोई हम ड्राइव क्लास बनाए सर इस क्लास का, तो उसमें हम ये दोनों पैरामीटर्स यूज करना चाहें, जैसे एम्प्लॉई द नेम ये कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहें तो ये यूज करेंगे या आवरली एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे? आप यूज करेंगे आवरली एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अच्छा तो सर ये सारे आपस में बन जाएंगे, क्यू में आ जाएंगे? हाँ आपस क्यू में आ जाएंगे, ये नेस्टेड होता है। नेस्टेड का मतलब है कि जब आवरली एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का कॉल करेगा। कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप क्लास बनाएंगे एनिमल की 2 क्लासेस होंगी, सब क्लासेस कौन सी, बर्ड एंड मैमल्स। ये सर मैमल। अब आप बर्ड की अब मजीद क्लास बना रहे हैं पैरेट एंड क्रो। अब पैरेट की जब आप क्लास कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पैरेट का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले पैरेट का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो कॉल जब होने जाएगा तो कहेगा हाँ मेरी पेरेंट क्लास है कौन, बर्ड, तो वो बर्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। बर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले कहेगा नहीं नहीं मेरा भी एक पेरेंट है कौन, एनिमल, तो पहले एनिमल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बर्ड का होगा और फिर पैरेट का होगा। इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है हायरार्की में। सही है। यहाँ हम कह रहे हैं वो कॉल तो हो ही रहा है, फिर हम यहाँ मेहनत क्यों करें भाई, वो कॉल तो होगा ना, एम्प्लॉय अपना दी नेम दी नंबर असाइन करेगा तो हम उसी को यूज करें। तो इससे बेनिफिट ये भी होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कोड को आप रीयूज कर सकते हैं। सही है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। सर अगर कोई मेथड हमने डिफाइन किया है सर इसमें बेस क्लास में सर, उसका हमने दूसरा सर ड्राइव क्लास जैसे सर ये बर्ड्स बनाया सर, फिर पैरेट बनाया, तो सर जो हमने मेथड डिफाइन किया है सर इसमें बेस क्लास में यानी एनिमल्स में, वो हम इसमें पैरेट में यूज कर सकते हैं सर, जैसे स्पीक मेथड है सर? कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं उसको, ओवरलोड तो वो देखें वैसे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर उसी नाम से बनाएंगे आप और उसके पैरामीटर सेम रखेंगे जो पेरेंट क्लास में, तो फिर तो वो हो जाएगा ओवरराइड। अगर आपने पैरामीटर डिफरेंट कर दिए फिर वो हो जाएगा ओवरलोड। अच्छा जी, वो ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, ओवरलोड का मतलब बेस क्लास वाले सर, बेस क्लास में जो गेटर सेटर्स होंगे वो भी यूज कर सकते हैं सर इसमें पैरेंट क्लास में? सर बेस क्लास के गेटर सेटर तब यूज कर सकते हैं अगर पेरेंट क्लास के आपने ओवरराइड नहीं की है, और अगर ओवरराइड कर दिए फिर वो नहीं यूज होंगे, लेकिन अगर ओवरराइड नहीं किए तो यूज हो जाएंगे। अगर ओवरलोड यूज किए तो हो जाएंगे। सही है, ठीक है, चलिए जी। अब हम सेव करते हैं इसको। हमने सेव कर लिया आवरली एम्प्लॉय। देखिए क्लास का नाम क्या रखा हमने, आवरली एम्प्लॉय। स्पेलिंग चेक कर लिए, नहीं और स्पेलिंग का खास क्या रखिएगा, उसमें कंफ्यूजन ना हो। अब हमने क्या करना है, मेन में जाके अगर हम बनाएं एक क्लास आवरली एम्प्लॉय और HE1 तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर मैं चलाऊंगा एरर आएगा, क्यों? तो मैंने देखिए एरर आएगा इसमें क्योंकि मैंने ये क्लास हेडर फाइल में इंक्लूड नहीं की। अब मैं इसको हेडर फाइल में जब इंक्लूड कर दूंगा
यहाँ हेडर फाइल में जब मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, अब मेरे पास ये एरर नहीं आएगा। ये employee.h, अब मैं अगर इसको कॉल करूं तो इसने एरर दिया क्लास इसका employee.h का। ये मैंने क्या कर दिया, इसको बुक मार्क किया, इसको क्यों किया है भाई। अच्छा जी, तो employee.h किया हमने, उसके बाद हैश इंक्लूड आवरली एम्प्लॉय किया। तो जब हम कॉल कर रहे हैं ये main.cpp एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन क्लास एम्प्लॉय में क्यों एरर दे रहा है ये? आवरली एम्प्लॉय के अंदर क्लास एम्प्लॉय, रीडेफिनेशन ऑफ द क्लास एम्प्लॉय, क्या कह रहा है यहाँ पे? रीडेफिनेशन ऑफ द क्लास एम्प्लॉय, यानी अब आपकी डेफिनेशन 2 दफा क्लास एम्प्लॉय की आ गई इस प्रोग्राम में। द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ क्लास एम्प्लॉय उसमें ये है कि वो मेन में इंक्लूडेड है। तो अगर हम यहाँ से हटा दें इसको एम्प्लॉय को, तो आपका वो वाला एरर हट जाता है। देखा आपने, वो क्या रहा था कि जब हम मेन के अंदर यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे हैं हैश इंक्लूड एम्प्लॉय। मैं इसको भी हटा दूं डायरेक्ट को, ये तो कोई और एरर है। वो वाला एरर हट गया क्योंकि हम 2 दफा उसको यूज कर रहे थे, एम्प्लॉय की क्लास को डायरेक्ट भी यूज कर रहे थे और आवरली एम्प्लॉय के जरिए भी एक्सेस कर रहे थे। तो इसमें क्या है, ये फंक्शन यहाँ पे ये पैरेंथेसिस का इशू है, स्पेस हमने कॉपी किया तो इसमें आ जाए। सर हमने एंडल डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। एंडल डिक्लेयर नहीं किया, तो यूजिंग एसटीडी के अंदर हम एंडल को भी करेंगे। कॉपी करके इसको यहाँ पे एंडल भी लगाएंगे। जी, E1 dot print check, E1 was not declared in the scope. E1 not declared in the scope. सर ये कमेंट हुआ है ना एम्प्लॉय इवन अनकमेंट करें सर। अच्छा E1 यूज कर रहे हैं, सॉरी E1 को कर देते हैं हम EH1। अब सही है, ये तो स्कोप में है ना। यस सर। अब हम चलाएं इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास आउटपुट। कौन सा चेक आ गया? ये आ गया आपका प्रिंट चेक आवरली एम्प्लॉय का। अल्दो कि हमने उसमें कोई कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वो यही कह रहा है कि 0 घंटे काम किया है, 0 रेट पे है, 0 पे है। और ये टोटल एरिया तो वो तो रेक्टेंगल वाला आ रहा है ना, शेप क्लास का। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं टोटल एरिया वाले को, ये कमिट कर दें। तो मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देखिए कंपाइल एंड रन। क्लियर है आपके पास आउटपुट? यस सर। अच्छा जी, अब इसको भी हम यूज कर लेते हैं एम्प्लॉय का प्रिंट चेक और इसी तरह से आवरली एम्प्लॉय का प्रिंट चेक अगर करना चाहें तो लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि जी मुझे E1 प्रिंट भी करना है और इसको कमेंट भी अनकमेंट कर देते हैं, तो कौन सा आया? कौन सी क्लास प्रिंट हुई? एम्प्लॉय की क्लास कॉल हो गई। एम्प्लॉय क्लास का मेथड प्रिंट हो गया और उसने कॉल कर लिया। ठीक है, आवरली एम्प्लॉय कॉल नहीं हुआ। जब हम पेरेंट को कॉल कर रहे हैं तो वो चाइल्ड को कॉल नहीं कर रहा। बात समझ में आई? जब बाप मौजूद है तो बेटे की जरूरत नहीं है ना फिर।
गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, अगर हम इसको गायब कर देते हैं, अब कौन सा आ गया? चाइल्ड वाला। तो जब आप चाइल्ड को कॉल करेंगे तो पेरेंट के मेथड को ओवरराइड करके चाइल्ड कॉल होगा, और जब चाइल्ड पेरेंट मौजूद होगा तो पेरेंट का मेथड कॉल होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम करते हैं यस सर। कि जो अब ये देखें, क्या नाम है आपका? सोहेल सवाल पूछ रहा था ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाला। अब जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने आवरली एम्प्लॉय का यूज किया था, उसमें हमने कहा था क्या पास कर रहे हैं हम? दो चीजें पास कर रहे हैं। कौन कौन सी? जब हम कॉल करेंगे चार नेम चीजें और पास सर कर रहे हैं ना, डीएसएसएन। तो ये चार चीजों में से यस सर, पेरेंट वेज का रेट, आवर्स। हाँ, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज करके दिखाता हूँ आपको। वो ये कर रहे हैं हम कि पहले डायरेक्ट कॉल करके दिखाऊँ आपको। इसमें दे रहे हैं नेम और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर और रेट और वेज। चलेंगे, अब मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाया इसमें मैंने कहा नेम दे दिया, लेट्स सपोज हुसैन, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया मैंने इसमें समथिंग डैश समथिंग डैश समथिंग, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे? रेट दे दिया, उसके बाद दे दिया हमने आवर्स, लेट्स सपोज 12 घंटे काम किया। अब हम प्रिंट चेक करवाएं तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी इस अमाउंट की बेसिस। कंपाइल जी, आ रहे हैं आपके पास पे चेक कितने का बना और चेक किसको पे करना है, ये भी डिटेल आ गई। जी सर। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये कर रहे हैं हम कि E1 कॉल कर रहा हूं मैं और इसमें नाम देते हैं अमजद और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है ठीक है। चलें सर जी। सर जब पेरेंट और चाइल्ड दोनों कॉल करेंगे तो सिर्फ पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड? पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा ना, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। देखें, पेरेंट तब हम कॉल करते हैं जब चाइल्ड नहीं होता। जब चाइल्ड कॉल करते हैं तो पेरेंट ओवरराइड हो जाएगा उसका फंक्शन। तो यहाँ देखिए, मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर मेरा पेरेंट वाला कॉल होगा, देखिए चेंज हो जाएगा, उसमें नाम आ रहा है उसका। एग्जीक्यूट करें, देखिए कंपाइल। अब आपका ये पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, प्रिंट चेक फंक्शन कॉल्ड फॉर एन अनडिफरेंशिएटेड एम्प्लॉय प्रोग्राम अबाउटिंग, ठीक है। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ और तब मैं कॉल करूंगा अब नोट करें आप इस चीज को कि यहाँ पे ऑर्डर हुसैन का और कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो गया चाइल्ड वाला, सही है। अब ये एम्प्लॉय आपका कॉल हमने हाइड कर दिया था, इसलिए कॉल भी नहीं हुआ। अब अगर आप चाहें कि ये वाला जो एम्प्लॉय है, इसको मैं आपको वहाँ कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन चेंज करके इसको प्रूव कराता हूँ कि अगर मैं जाके एम्प्लॉय के अंदर, यहाँ नोट कीजिएगा भाई सोहेल और बाकी सब लोग नोट करें कि मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि देखें, जब हम आवरली एम्प्लॉय कॉल करेंगे तो वो एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। उसकी डेफिनेशन में चेंज करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया कि जो आपका आवरली एम्प्लॉय है, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम नेम पास करेंगे, क्या दे रहे हैं यहाँ पे? नेम। तो जो नेम पास करेंगे हम कहते हैं उसके साथ हम मिस्टर लगा दें मिस्टर। यस सर। तो अगर मैं यहाँ मिस्टर लगा दूं नेम के साथ डॉट और प्लस,
और जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसके बाद साथ में लगा दूं नॉट पाकिस्तानी, ठीक है। तो क्या ये कॉल होता है, इसको हम चेक करते हैं। अगर ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के अंदर कोई इशू नहीं आया, पैरामीटर ओवरलोडेड हुआ, सो अब हम इसको कॉल करते हैं इसको। हाँ चलें जी, अब मैं कॉल कर रहा हूँ क्लास को, एग्जीक्यूट कंपाइलर है। तो ये हुसैन आ रहा है कंस्ट्रक्टर, और ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, लेकिन पेरेंट ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, नल को। अच्छा सेव नहीं किया फिर मैंने, लेट मी चेक कि मैंने सेव तो नहीं किया, इसको सेव किया है, सेव कर रहा है मैंने। नो, सही। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जब हम कॉल करते हैं एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को, ये कॉल तो कर रहा है कंस्ट्रक्टर को, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पास कर रहा है नेम, वो अपना नाम पास कर रहा है, तो उस फंक्शन को ये ओवरराइड कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेगा, इसको ओवरराइड कर देगा। मतलब ये एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन है उसको ओवरली एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन के साथ मॉडिफाई कर देगा। तो ये मिस्टर वगैरह यहाँ पे एम्प्लॉय में हमने लिखा है, ये नॉट पाकिस्तानी एम्प्लॉय में हमने लिखा है, लेकिन इस डेफिनेशन को वो क्या कर रहा है, सिर्फ नेम को स्टोर कर रहा है, ये मिस्टर को स्टोर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने नेम दिया है वो है पास बाय रेफरेंस। तो ये पास बाय रेफरेंस की बेसिस पे नेम को उठा रहे हैं। अच्छा ये करते हैं हम से, जो इसकी नेट पे थी इसको कर देते हैं 1000, मतलब 0 की बजाय 1000, 110 कर दिया हमने। अब अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ main.cpp का और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ h2 ओवरली 2, ये ओवरली एम्प्लॉय बनाते हैं, ओवरली एम्प्लॉय 2, और इसमें हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कौन सी वैल्यू आती है। h2, और h2 को प्रिंट करवाने जाएं still it is giving the sum of $0। अब ये sum of $0 कैसे दे रहा है कि एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हमने इसकी नेट पे 10 कर दी 110, लेकिन ये पास बाय रेफरेंस होने की वजह से ओवरली एम्प्लॉय की जो पे है उसमें यहाँ पे हमने वेजेस रेट 0 दिया है। कंस्ट्रक्टर ने ओवरली एम्प्लॉय का कॉल किया पब्लिक, और ये जो ओवरली एम्प्लॉय की डेफिनेशन है इसमें हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का जो वेज रेट है वो दिया है 0। तो ये 0 जो है मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0 इंटू 0 उसको ओवरराइड करके 0 कर देते हैं। तो अल्दो देखिए हमने यहाँ पर नेट पे दिए 110, ठीक है। 110 को उसने नहीं रखा, उसने क्या कर दिया, उसको जो ओवरली एम्प्लॉय का फंक्शन था उसमें वेज रेट मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है, यानी वेज रेट भी 0 है, ओवरली मल्टीप्लाई भी 0 हो रहा है। और अगर हम नेट पे कैलकुलेट करें तो नेट पे हमारी फंक्शन की यहाँ पे फंक्शन जो है नेट पे का, देयर इज ए फंक्शन ऑफ नेट पे सेट रेट कहाँ गया, ऊपर है, उसको 0 कर देता है प्रिंट चेक में, प्रिंट चेक में सर गेट पे फंक्शन होगा। गेट पे फंक्शन है कहाँ पर, ऊपर है, गेट रेट, गेट आवर,
गेट आवर्स, गेट आवर्स। सर प्रिंट चेक में डिफाइन है सर ये। प्रिंट चेक में डिफाइन है फंक्शन नहीं, ये गेट पे फंक्शन है ना। और ये नहीं सर, सेट पे सर, सेट नेट पे। ये तो डिफाइन है, गेट पे फंक्शन देख रहा हूँ मैं, गेट पे ये पेरेंट वाला कॉल कर रहा होगा ना। सेट गेट एम्प्लॉय में है गेट पे, ये फंक्शन है गेट पे, और ये गेट पे देखें, ये गेट पे क्या कर रहे हैं, नेट पे न्यू पे, और न्यू पे कैलकुलेट हो रही है आपकी आवर रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स, इस वजह से वो 0 हो जाती है। तो उस डेफिनेशन को ओवरराइड कर रहा है, although कि मैंने यहाँ पर जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो नेट पे क्या कर दी, 110 कर दी, वेरिएबल के अंदर 110 पास कर दिया, लेकिन 110 ओवरराइड हो जाएगा नई वैल्यू के साथ। क्लियर है? अच्छा चलें जी, अब हम कहते हैं एक फंक्शन हम यहाँ बनाते हैं जो दोनों के साथ कॉल हो सके। ऐसा करें, एम्प्लॉय क्लास में कॉल करते हैं जो एम्प्लॉय में भी कॉल हो सके और आवरली एम्प्लॉय में भी कॉल हो सके। एक नया फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, नाम बताएं, कोई फंक्शन बनाएं। नेटिव लैंग्वेज बना रहे थे, चले मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया वॉइड और नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज। अब नेटिव लैंग्वेज क्या है, सी आउट, यहाँ पे हम कह रहे हैं इंग्लिश, नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश, ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये मेथड हमने कहाँ डिफाइन किया, एम्प्लॉय की क्लास में। अब हम अगर मेन में जाएं और मेन मेथड में जाके हम यहाँ पर इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट ही रहने देता हूँ और यहाँ पे इनको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं even कॉल कर रहा हूँ, even डॉट, ये सारे मेथड आ गए जो जो उसमें अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे जब हमने सारे मेथड किया, even के अंदर नेटिव लैंग्वेज आ रहा है, ये नेटिव लैंग्वेज, इस फंक्शन को कॉल कर लें। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये रन करने के बाद मुझे बता देगा क्या कि नेटिव लैंग्वेज क्या है, नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश। इंग्लिश की भी स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, वहाँ जाके इसको सही करते हैं, ENGLISH, ठीक है। तो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश आ गई। अच्छा, अगर मैं ये फंक्शन जो है वो बजाय इसके इस एम्प्लॉय के साथ कॉल करूं, कौन सा एम्प्लॉय, आवरली एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ करूंगा H2 रन करके देखें क्या आ रहा है वही मैसेज, नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश। अब देखें आप, ओवरराइडिंग को और ज्यादा क्लियर समझाएंगे। आवरली एम्प्लॉय के अंदर मैंने ये एम्प्लॉय वाला मैसेज इनलाइन फंक्शन कॉपी किया और ये फंक्शन मैंने इनलाइन फंक्शन है क्योंकि मैं यही डिफाइन कर रहा हूँ और यही इसकी डेफिनेशन भी दे रहा हूँ। यहाँ मैंने कहा जी नेटिव लैंग्वेज इज उर्दू। अब मैंने इसको चेंज कर लिया। अब नोट करें कि जब हम कॉल करेंगे आवरली एम्प्लॉय को, अब क्या आना चाहिए, उर्दू या इंग्लिश, उर्दू। चलें जी रन करते हैं, क्या आया, उर्दू आया। क्यों आया उर्दू? क्योंकि उसका ओवरराइड हो गया सर, ओवरराइड हो गया। बात समझ में आ रही है? ओवरराइड होने से पिछले वाले इंग्लिश वाला फंक्शन चेंज हो गया। अल्दो कि हम कॉल इसको कर रहे हैं किसके साथ, H2 के साथ,
अच्छा, अगर एच यानी आवरली एम्प्लॉय के साथ, लेकिन वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। और फिर कंफ्यूजन इस क्लास से रिलेटेड किसी को किसी भी लेवल पे हो? अब हम थोड़ा सा लैब पे ऊपर भी कर लें, टाइम हमारा निकलता जा रहा है, फिर लैब के टास्क भी करने हैं आपको आज। सही है? कंफ्यूजन क्लियर हो गई सारी? यस सर। ओके।